नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ AIMIM के पॉलिटिकल रोल की जो वो विभिन्न राज्यों में करते रहे। बिहार के विधानसभा चुनाव 2020 में उन्होंने 32 सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसमें से 5 को सफलता मिली थी। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव 2023 में उस पार्टी के द्वारा 25 उम्मीदवार खड़े किए गए। गुजरात के 2022 के चुनाव में 13 और उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में 100 से अधिक कैंडिडेट्स खड़े किए गए थे। इसके अतिरिक्त सांकेतिक रूप में वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह में भी वे खड़े करते रहे। खैर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ये हक है, उनका अपना अधिकार बनता है कि वो अपने कैंडिडेट दें, लेकिन कुछ बात कई वर्षों से लोगों के जेहन में आती है कि आखिर उनकी जो भाषा बहुत कड़ी होती है, खासकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के संबंध में। लेकिन कुछ दृष्टांत ऐसे आते हैं जब ये लगता है कि आखिर इनकी रणनीति क्या है। तो इस रणनीति के तहत मैं सिर्फ आज चर्चा करना चाहूँगा कि चूँकि कल 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाने के बाद सभी जो 5 राज्य थे उनके चुनाव संपन्न हो गए। कल शाम में एग्जिट पोल भी विभिन्न चैनल्स के आए। एग्जिट पोल कोई परिणाम होते नहीं हैं। परिणाम तो आएगा जो 3 दिसंबर को, जब परसों काउंटिंग होगी, तब असली रिजल्ट सामने आएंगे। लेकिन कल जो मैं चैनल पे डिबेट वगैरह देख रहा था विभिन्न चैनल्स पे, और जो एग्जिट पोल आए हैं, मैं सिर्फ तेलंगाना की चर्चा करूँगा और किसी राज्य की चर्चा अभी मैं नहीं करूँगा। तेलंगाना में दिन में भी मैंने लगाया था एक आध चैनल को सोशल मीडिया पे, तो मैंने देखा जो कुछ लोगों से बात हो रही थी, उससे ऐसा लगा कि बीआरएस के प्रति यद्यपि लोगों में कोई ऐसा आक्रोश नहीं है। बीआरएस ने काफ़ी काम किया है वहाँ, चूँकि तेलंगाना के निर्माण से बीआरएस पार्टी, जो पहले टीआरएस थी, वो जुड़ी हुई है, तो उसके प्रति आक्रोश नहीं था। माने ये कहा जाए कि इनकम्पेंसी फैक्टर भी उसके प्रति नहीं था। लेकिन एक बात ऐसी आई कि नहीं, अब बहुत हुआ। कुछ बातें जो बेरोजगारी को लेकर आई, कुछ बातें जो स्कीम्स को लेकर हुआ कि चुनिंदा लोगों को दिए गए, लेकिन जो सबसे अहम बात जो मैंने गौर किया, जो डिबेट में भी आ रहा था विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा, तो ऐसा पाया गया कि जैसे AIMIM जो बाहर दूसरे राज्यों में कई जगह, अब उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में, बिहार में इतनी बड़ी संख्या में कैंडिडेट देने का कोई मतलब नहीं था। वो स्पष्ट है कि चूंकि मुसलमानों के वोट ये माने जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जाएंगे, जहाँ जो पार्टी मजबूत होगी बीजेपी को हराने के लिए उनके पक्ष में जाएंगे। तो बिहार में परेशानी हुई आरजेडी को मुख्यतः उस समय। आज के समय में चूँकि आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और 3 कम्युनिस्ट पार्टियों का गठबंधन है, तो यहाँ पर अगर उम्मीदवार उनके खड़े होते हैं तो निश्चित तौर पर महागठबंधन के ही वोट काटेगी वो पार्टी। उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का वोट काटने की नौबत बनती है AIMIM के कैंडिडेट से। जो तेलंगाना में वोटिंग पैटर्न हुआ है, रिजल्ट चाहे जो भी हो, चूँकि ज़्यादातर चैनल ये कह रहे हैं कि वहाँ पर कांग्रेस सत्ता में आ रही है 10 वर्षों के बाद, तो आखिर इसके पीछे आखिर हुआ क्या कि जब उनके उस पार्टी के विरुद्ध कोई ऐसी बात नहीं थी, तो लगता है कि खासकर जो मुसलमान वर्ग हैं वहाँ, मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म के लोग करीब 14% आबादी है उनकी। तो जहाँ हैदराबाद है, जहाँ पर 9 सीट आती है मुख्यतः, तो वहाँ तो आज भी मुस्लिमों का वोट AIMIM के ही पाले में जाने की संभावना बन रही है। लेकिन 2 जो उदाहरण हुआ वो शायद बीआरएस
के एगेंस्ट में एक तरह से चला गया। ये हुआ कि ग्रेटर हैदराबाद से राजा सिंह खरे हैं बीजेपी के, जिनको हेट स्पीच के कारण पार्टी ने भी बाहर किया था और चुनाव से एन पहले उनको पार्टी में लेकर उनको टिकट दिया। वहाँ पर AIMIM ने कैंडिडेट नहीं दिया उतना हेट स्पीच देने वाले व्यक्ति के प्रति, जबकि कांग्रेस पार्टी ने जुबली हिल्स में भारत के क्रिकेट के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को टिकट दिया, तो वहाँ पर AIMIM ने कैंडिडेट दे दिया। इसका संदेश शायद पूरे तेलंगाना में चला गया और तेलंगाना में भी वही असर हुआ है माइनॉरिटी वोट्स पर जो कर्नाटक में हुआ, कि कर्नाटक में माइनॉरिटी वोट्स पहले बड़ी संख्या में JDS को जाते थे, तो वहाँ पर एक लगभग वन साइडेड वो कांग्रेस के पाले में चला गया, इसलिए JDS का प्रदर्शन खराब हो गया और कांग्रेस इतने बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आ गई। और अब तो माइनॉरिटीज़ को और दिख रहा है कि JDS ने पैक्ट किया है लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी से। तो तेलंगाना में इसका ये कर्नाटका का असर पड़ा कि निश्चित तौर पर अंदर खाने में ये BJP, BRS और AIMIM एक भावना रख रहे हैं, उन लोगों का है कि किसी भी तरह से कांग्रेस को परेशानी में डालना है। तो निश्चित तौर पर AIMIM के खेल से कांग्रेस को तो घाटा है ही दक्षिण भारत और या उन राज्यों में जहां सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, और जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ जो समाजवादी विचारधारा की पार्टियां हैं या सोशल जस्टिस की पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, उनको घाटा होता है। तो अगर BRS सत्ता से वहाँ बाहर होती है तो मैं समझता हूँ कि अल्पसंख्यकों ने बहुत ही वाइज डिसीजन लिया कि वन साइडेड वो कांग्रेस पार्टी को वोट कर रही है। रिजल्ट परसों आएगा तो बहुत सी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन मैं आज के इस वीडियो में बिहार के खासकर जो महागठबंधन से समर्पित जो वोट बैंक है, चाहे वो SC का हो, ST का हो, MBC का हो, BC का हो, उनसे मैं विशेष रूप से महागठबंधन के कुछ दल ऐसे हैं जिनको अपर कास्ट के भी वोट मिलते हैं, हिंदुओं के थोड़ा बहुत, लेकिन मेन कोर वोट पे ये है जो मैंने पहले बताया। और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2020 के विधानसभा चुनाव में मैंने अनुभव किया है कि जहाँ जहाँ माइनॉरिटी के कैंडिडेट रहे, चाहे MP उम्मीदवार के रूप में हो या विधानसभा के उम्मीदवार में रहे हों, तो बहुत सीटें ऐसी थी जहाँ पिछड़े वर्ग की एक महत्वपूर्ण जाति ने वहाँ पर एकजुट होकर वोट नहीं किया माइनॉरिटी के कैंडिडेट को, जिसके कारण माइनॉरिटी के कैंडिडेट हार गए। इसका परिणाम ये हुआ कि कई सीटों पर आपस में ही अविश्वास की भावना रही। तो आने वाले दिन में 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र मैं अनुरोध करना चाहूँगा, खासकर बिहार के महागठबंधन से संबंधित सभी पार्टियों को, कि ऐसा नहीं हो कि जहां माइनॉरिटी के कैंडिडेट महागठबंधन के हों तो आपका जो कोर वोट हो वो कहीं पर छिटकने का प्रयास करे, क्योंकि ऐसी स्थिति में रिजल्ट पर बहुत असर पड़ेगा। और माइनॉरिटी पूरे देश का अब ये सोच रहा है कि उनका ये है कि बीजेपी को हराने के लिए जो उचित निर्णय है वही लिया जाना चाहिए, और यही कारण है कि AIMIM और BRS को लग रहा है कि एक संदेश इस बार के रिजल्ट में परसों आएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।